हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 3। तो इसके अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में। आई होप आपको सारी चीजें समझ आएंगी। धीरे धीरे करके सब कुछ करते हैं। चलिए कॉपी पेन लेके बैठे और साथ साथ नोट्स बनाते रहें, ठीक है। अच्छा, इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर ना मैंने तुम्हें बताया था एटॉमिक स्पीसीज के बारे में बताया था, यानी कि इसकी कुछ स्पीसीज बनी थी जो एटम था, और वो स्पीसीज हमने बांटी थी किनके बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। इन दो चीजों के बेस पर हमने स्पीसीज बांटी थी हमारे एटम की। जैसे कि मैंने एक दो टर्म कराई भी थी, जिसने लेक्चर नहीं देखा वो देखिए, जिसमें हमने लिखा था आइसोबार्स के बारे में, फिर हमने पढ़ा था आइसोटॉप्स के बारे में, इसके अलावा हमने पढ़ा था आइसोटॉन्स के बारे में एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में। जैसे आइसोबार्स को एक बार रिकैप करके देखें, जिसमें एटॉमिक नंबर क्या हो जाता था, डिफर एंड डिफरेंट, एंड मास नंबर क्या हो जाता था, सेम। एंड आइसोटॉप्स के अंदर हमने पढ़ा जिसमें एटॉमिक नंबर क्या हो जाता था, सेम, एंड मास नंबर क्या हो जाता था, डिफरेंट। आइसोटॉन्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल हो जाते थे। तो ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। अगर पिछले वाला लेक्चर नहीं पढ़ा तो आज हम उसको पढ़ के आइए आप। इसके बाद मैं सीधा जंप करके आ गया हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के ऊपर। अच्छा, बात ये आती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने स्टार्टिंग में पढ़ा इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, देन न्यूट्रॉन के बारे में, और एकदम से जंप करके हम इलेक्ट्रॉन को छोड़ के, प्रोटॉन को छोड़ के ईएम रेडिएशंस या फिर वेव भी बोलते हैं, इसको पढ़ना शुरू कर चुके हैं। सो रीजन क्या होता है, व्हाई वी आर स्टडिंग अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्यों पढ़ रहे हैं। इसका रीजन ये होता है कि एक मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट हुआ करते थे, जिनके अकॉर्डिंग ये कहा जाता था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूवमेंट करता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूवमेंट करता है तो वो वेव एमिट करता है। क्या एमिट करता है, वेव्स। समझ रहे हो ना, वो वेव्स एमिट करता है। अब तुम कहोगे सर हमारा यहाँ पर कौन सा चार्ज पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि एक एटम जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। अब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जुड़ने के बाद एटम बनता है कुछ इस प्रकार का गोल। वो मॉडल ऑफ एटम बाद में पढ़ेंगे, बट एक थोड़ी सी पिक्चर दे देता हूं ताकि आपको टॉपिक समझने में मजा आए। ये सेंटर में होता है आपका प्रोटॉन और साथ में होता है न्यूट्रॉन, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ये बात तो क्लियर हो गई थी हमें। अभी इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है इसके चारों तरफ, तो मैक्सवेल की बात तो सारी लग गई कि चार्ज पार्टिकल मूवमेंट करेगा तो क्या होगा, चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट करने पर वेव्स एमिट होगी। ये बात हो गया ना। और यही वेव्स क्या होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यानी कि जितने भी एटम होते हैं वो चार्ज पार्टिकल कंसिस्ट कर रहे हैं, और ये चार्ज पार्टिकल मूवमेंट करेगा, और अगर ये मूवमेंट करेगा तो होगा क्या, रिजल्ट क्या निकलेगा, द रेडिएशन विल बी एमिट। सो हमारा कंसेप्ट आ जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एक्चुअली में डेली लाइफ में कैसे हैं। सो मैं आपको एक चीज और कंफर्म कर देता हूं, थोड़ा ओवरव्यू देके, थोड़ा दिमाग से सोच के देखिए। आपने जो शर्ट पहनी है या फिर जो भी आपने टी शर्ट पहनी है, या मैंने जो पहना हुआ है यहाँ पे, जो भी ये कलर डिफरेंट तरीके से दिखाए जा रहे हैं, ये क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। समझ रहे हो मेरी बात को। क्योंकि जितनी भी चीजें हमारे आसपास हैं, या जितनी भी चीजें हमें दिखाई दे रही है, जो दिखाई नहीं भी दे रही हैं, एवरीथिंग, हर एक चीज पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, और इन्हीं पार्टिकल को एटम बोला गया है। और यही वो एटम है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। समझ रहे हो। सो अगर ये है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हर एक एमिट की जा रही है। अब दूसरी बात मैं आपको एक और क्लियर कर देता हूं, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो एटम्स के द्वारा एमिट की जाती है, इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा ट्रांजिशन के दौरान एमिट की जाती है, वो दिखती हैं और कुछ नहीं दिखती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूं, जो टी शर्ट या जो शर्ट का कलर, या जिस भी ऑब्जेक्ट का जो भी कलर आपको दिखाई दे रहा है, वो सिंपली दिख क्यों रहा है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमें दिख रही है वो। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो रिमोट कंट्रोल आप लेके टीवी को ऑन कर रहे हो, वहां से जो रेडिएशन निकल रही है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो आप बच नहीं सकते इस कंसेप्ट से, इस टॉपिक से बच नहीं सकते।
कि ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या ईएम रेडिएशन, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे चारों तरफ है। समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम इसको पढ़ने वाले हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे। व्हाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ईएम वेव्स? बिकॉज जितनी भी चीजें प्रेजेंट हैं सारी की सारी एटम से मिलकर बनी हुई हैं, और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, और इलेक्ट्रॉन शो करते हैं ट्रांजिशन, जिसकी वजह से वो ऐसी रेडिएशंस एमिट करते हैं। अभी कई शब्द ट्रांजिशन वगैरह सब कुछ शायद दिक्कत दे रहा हूं। कितने टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो सकती हैं? जैसे मैंने अभी अभी नाम दिया, रिमोट अगर आप लेते हो तो रिमोट के अंदर भी क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ईएमआर से बोल रहा हूं मैं, ठीक है। कलर्स जो डिफरेंट तरीके के आपको दिखाई दे रहे हैं उनके अंदर से क्या निकल रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इसके अलावा अगर हम पढ़े, जैसे कोई थीफ होता है, थीफ बोले तो चोर, जो चोर होता है वो तिजोरी को तोड़ने के लिए एक स्पेशल गन लेके आता है और चलाना शुरू। जैसे मान लो आप चोर हो, ऐसे चोरी करनी नहीं आपको, मान लो आप चोर हो और आप किसी बैंक को लूटने जाते हो, तो आप एक स्पेशल टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लेके जाइए, एक गन के अंदर या जिस भी सिस्टम के अंदर आपको लेके जाने उसके अंदर लेके जाइए और उसको थाड़ थाड़ करके चलाना शुरू कर दीजिए। उसके अंदर से जो रेडिएशन निकलेगी तिजोरी को काट देगी, और वो भी रेडिएशन क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। सो वो रेडिएशन भी क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। अच्छा, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सारी रेडिएशन है। अच्छा, मैं सारी क्यों इंक्लूड कर रहा हूं? क्योंकि सारी चीजें एटम से मिलकर बनी हुई है। समझ में आ गया? अच्छा, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक दूसरे से अलग कैसे हैं? हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जैसे कि जो चोर यूज कर रहा है तिजोरी तोड़ने के लिए जिस रेडिएशन को, क्या उस रेडिएशन में से कलर निकल रहा है? भाई हो सकता है ना भी निकले, या कलर वाली, या फिर जो जिस रेडिएशन में से कलर निकल रहा है वो तो आपको दिखाई दे रही है, और जिसमें से नहीं निकल रहा, फॉर एग्जांपल रिमोट से जो रे निकल रही है, जो जाकर के आपके डिफरेंट चैनल चला रही है, पोगो पे छोटा भीम देख रहे हो, वो सब कहां से देखा जा रहा है? वो रेडिएशन क्या दिख रही है आपको? नहीं, सारी रेडिएशन एक दूसरे से अलग होती है। समझ में आ गया? तो इनको किस बेस पे मैं डिस्टिंग्विश करूं, कैसे इनके बीच में मैं डिफरेंस बताऊं? तो वो हमारे कुछ 5 ऐसे फैक्टर होंगे, 5 ऐसे गुण होंगे, 5 प्रॉपर्टीज होती हैं हर एक वेव की, चाहे कोई भी वेव हो, जिनके बेस पर हम डिफरेंट वेव्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है ना? डिफरेंट वेव को डिफाइन करते हैं कि भाई ये इस प्रकार की है, ये ऐसी है, ये ऐसी है। मेरे ख्याल से तुम्हें समझ आ रहा है। मैं पूरे को सम अप करता हूं, जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं ट्रांजिशन शो करते हैं। ठीक है भाई, वो कैसे करेंगे वो सब बताने वाला हूं। ट्रांजिशन का मतलब अपने लेवल को छोड़ के दूसरे लेवल पे जाना, या फिर और सिंपल भाषा में हम इसको करेक्ट सम अप करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट से शो होती है, और इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है और मूवमेंट भी करता है, तो इस वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शो करेगा। क्लियर है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बहुत सारे टाइप की होती हैं, ये रही सारी टाइप की। इनको कैसे मैं अलग अलग तरीके से डिफाइन करूं, तो उनके लिए 5 ऐसी प्रॉपर्टीज या 5 ऐसे फैक्टर होंगे जिनका मैं यूज करने वाला हूं। समझ में आ गया ना? तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं किसी भी वेव को डिफाइन करने का पहला तरीका, हाउ कैन वी कैरेक्टराइज अ वेव। सबसे पहले तो इसको लिख देते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे? व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? द waves which does not require any medium to propagate and oscillates in the direction in which magnetic field and electric field are perpendicular to each other,
टू ईच अदर। समझ में आ गया? तो ऐसी वेव जिनको चलने के लिए ना तो किसी मीडियम की जरूरत है, और जिस डायरेक्शन में ये चलती हैं उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? वो हमारी क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। वेव कैन बी, आप लिख सकते हो यहां पे स्टार बना करके, अ वेव, कोई भी वेव, एंड, या फिर आप ले लो एंड की बजाय और, अ वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अ वेव और अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन बी characterized by 5 factors. नंबर 1, वेवलेंथ, यानी कि किसी भी वेव को आप कैरेक्टराइज कर सकते हो 5 फैक्टर के बेस पर, जिसमें सबसे पहला आता है वेवलेंथ। वेवलेंथ की मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर आपको समझाता हूं, ठीक है? तो वेवलेंथ क्या होता है? आप सिंपली लेंथ से ही क्लियर हो रहा है, वेव की लेंथ, वेवलेंथ, इट इज द नियरेस्ट, इट इज द डिस्टेंस, सॉरी, इट इज द डिस्टेंस between, it is the distance between two nearest crusts or nearest trough and it, ऐसे हो गया। अब इसके बारे में लिख सकते हो, इट इज डिनोटेड बाय, उल्टा वाई बना दो ऐसे करके, ठीक है? इट इज डिनोटेड बाय उल्टा वाई, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ उल्टा वाई? लैम्बडा। किससे डिनोट करोगे? लैम्बडा से। जैसे तुम्हारे नाम का अक्षर हो जाता है कोई भी, सोनू का एस, मोनू का एम, पिंकी का पी और जानू का जे ठीक है ना? सो ये आप कैरेक्टराइज कर सकते हो उल्टे वाई से, जिसे आप बोलते हो लैम्बडा। समझ में आ गया ना? तो वेवलेंथ, अच्छा ऊपर वाला तुमने नोट कर ही लिया होगा, इसको हटा रहा हूं यहां से, सबने कर लिया? अच्छा, तो ये जो आपने लिखा है ना यहाँ पे, ये जो दो डिस्टेंस, दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस होता है, दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस होता है, उसको आप बोलते हो। अच्छा ये देखो, ये कोई भी सोर्स है जहां से कोई वेव जनरेट हो रही है, जहां से कोई वेव जनरेट हो रही है, वो चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो या कोई सिंपल रेडिएशन हो, ये कोई भी सोर्स है जहां से एक वेव जनरेट हो रही है। ये जनरेट होकर के चली ऐसे, ठीक है? ये जनरेट होकर के गई ऊपर तक और फिर एक बार नीचे आई। जो जितनी हाइट तक ये जाती है ना, ये ऊंचाई तक, इसको बोलते हैं भैया क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। और जितनी ये डेप्थ तक जाती है, इसको हम बोलते हैं ट्रफ। समझ में आ गया? जितनी ऊंचाई तक कोई वेव गेन कर जाती है, उसको हम बोलते हैं क्रस्ट, और जितनी नीचाई तक जाएगी, ये होगी उसकी ट्रफ। फिर अगेन देखो, ये गई ऊपर एंड देन अगेन नीचे। दिस इज द क्रस्ट एंड ट्रफ। और दो क्रस्ट के बीच का जो ये डिस्टेंस होता है, इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। आ गया समझ में? या फिर आप बोलो दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस जो होता है। देखो मेरी बात बिल्कुल सिंपल है, जो मैं कहना चाहता हूं, वेव ऑसिलेट कर रही है, कोई भी सोर्स है जहां से वेव जनरेट हो रही है, और ये वेव जितनी ऊंचाई तक जाएगी, दैट इज द क्रस्ट, और जितना ये ऊपर जाएगी उतना ही ये नीचे बैक आएगी, दिस इज द ट्रफ। एंड अगेन यहां से लेकर एक क्रस्ट इंक्लूड हो चुकी है और यहां से एक ट्रफ इंक्लूड हो चुकी है, दिस इज द वन साइकिल ऑफ अ वेव। आ गया समझ में? अगेन ये जितना ऊंचा जाएगी, फिर से ये क्रस्ट होगी और फिर से ये ट्रफ होगी। तो आप बताना कैसे बता सकते हो कि कोई वेव की वेवलेंथ क्या होगी? सो दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस या फिर दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ होगी। आ गया समझ में? दूसरी बात, जितनी ऊंचाई तक कोई वेव जा सकती है, वो डिफाइन करती है उसकी इंटेंसिटी, कि वेव की इंटेंसिटी कितनी हाई है या कितनी लो है। समझ रहे हो मेरी बात को? सब कुछ क्लियर हो रहा है? अच्छा, क्यों पढ़ रहे हैं? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय द एवरी चार्ज्ड पार्टिकल व्हिच आर इन मोशन। और इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम के अंदर, और जितनी भी चीजें चारों तरफ है, सारी एटम से ही मिलकर बनी
हुई है। समझ में आ गई बात? तो दिस इज द वेवलेंथ। मैंने कहा, अब आप डेफिनेशन को दोबारा पढ़ सकते हैं। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रस्ट, दिस इज द क्रस्ट, या फिर नियरेस्ट ट्रफ, या फिर इसको ना लेकर के आप ट्रफ को भी ले सकते हो। दूसरी बात, इट इज डिनोटेड बाय उल्टा वाई एंड इट इज कॉल्ड लैम्बडा। क्या बोलेंगे? लैम्बडा। एंड नंबर अनदर, इट इज मेजर्ड, जैसे आपकी मम्मी आपको भेज दे घर से बाहर, जा चीनी लेके आ, तो कहेगी 1 किलो लेके आ, 2 किलो लेके आ, 10 किलो लेके आ। पीछे हर बार एक वर्ड लगाया जा रहा है किलो, जिसे इंग्लिश वाले क्या बोलेंगे? किलोग्राम। ऐसा ही बोलते हो ना, केजी या किलोग्राम। आप सॉलिड चीज लेने जाते हो तो किलोग्राम या केजी में माप लेते हो, लेकिन वेव को आप किलो में थोड़ी मापोगे या लीटर में मापोगे, नहीं माप सकते। तो इट इज मेजर्ड इन एंगस्ट्रॉम। किसमें मापते हैं इसको? ये शब्द नए नए हैं, तुम 11th में आए हो 10th पास आउट करके, शायद तुम्हें दिक्कत दे रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे करके तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे ये। एंगस्ट्रॉम। और इसको डिनोट करते हैं ए लिख के, इसके ऊपर 0 बना देते हैं। समझ में आ गया ना? और एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर। समझ आ गई बात? जैसे तुमसे कहा जाए 1 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम होते हैं, एक सेकंड में तुम थप्पड़ सा मारोगे 1000 ग्राम होते हैं, और कईयों को यह भी नहीं पता होगा वैसे, तो क्लियर कर देते हैं। वैसे ही अगर आगे से तुमसे पूछा जाए एक एंगस्ट्रॉम के अंदर कितने मीटर होते हैं, सो दिस इज द 10⁻⁻10 मीटर। कईयों की बुद्धि और ज्यादा चल रही होगी, सर मीटर क्यों लगा रहे हो? क्योंकि लेंथ हमेशा या तो मीटर में मापी जाती है या सेंटीमीटर में। इसी को सेंटीमीटर में लिखूंगा तो कैसे लिख सकता हूं, बता सकता है कोई? बताना। 10⁻⁸ सेंटीमीटर, यही लिखूंगा? अरे यही तो लिखूंगा। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, तो ऐसे लिख सकता हूं। और दूसरी बात, इसको मेजर किया जा सकता है माइक्रोन में। किसमें? माइक्रोन में भी मापते हैं लेंथ को, ठीक है। यहां पर माइक्रोन को यू लिखो, ऐसे माइक्रोन का ऐसे डिनोट किया जाता है, यू लिख के इसकी पूंछ खींच दो ऐसे। और 1 माइक्रोन की वैल्यू कितनी होती है? 1 माइक्रोन की 10⁻⁻6 मीटर। क्लियर हो गया? इसके अलावा आप और करके इसी लेंथ को, दैट इज द वेव लेंथ को, आप नैनोमीटर में भी माप सकते हो। किसमें माप सकते हो? नैनोमीटर में। 1 नैनोमीटर की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁹ मीटर। सो यू कैन मेजर द वेवलेंथ इन दिस 3 मेजर्स। समझ में आ गया? इन 3 मेजर्स के बेस पर आप किसी भी वेव की वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हो। मेरे ख्याल से सब क्लियर है। सो मैंने कहा, हाउ कैन वी कैरेक्टराइज अ वेव? बाय 5 फैक्टर्स। नंबर 1 फैक्टर इज व्हाट? वेव लेंथ। क्लियर हो रहा है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट क्रस्ट और 2 नियरेस्ट ट्रफ। It is denoted by उल्टा y, that is the lambda, and it is measured in the angstrom, that is the a के ऊपर बनाओ टोपी, वो भी 0 वाली, and 1 angstrom is equal to the 10⁻⁻10 मीटर। और सेंटीमीटर में ऐसे चेंज कर लो। माइक्रोन में भी माप सकते हो वेवलेंथ को, दिस इज द वेवलेंथ 10⁻⁻6। नैनोमीटर में भी माप सकते हो, ये रही आपकी वैल्यू। वन फैक्टर जो वेवलेंथ का हमने पढ़ लिया। आ गया समझ में? दूसरी चीज एक और याद रखना, वेवलेंथ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल कहां होता है? जो भी आपको डिफरेंट कलर दिखाई दे रहे हैं, कोई कलर आपको दिखता है थोड़ी दूर तक, फॉर एग्जाम्पल रेड कलर को हम यूज करते हैं डेंजर सिग्नल के लिए। सुना होगा सबने, डेंजर सिग्नल के लिए यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? जस्ट बिकॉज वो दूर तक दिखाई देता है। क्यों दिखाई दे रहा दूर तक? क्योंकि रेड कलर के अंदर से जो रेडिएशन एमिट हो रही है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट हो रही है, उनकी वेवलेंथ ज्यादा है। समझ में आ गई बात? कई बारी मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वर्ड बोल देता हूं, कई बारी मैं बोल लेता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो रेड को क्यों यूज किया गया डेंजर सिग्नल के लिए? जस्ट बिकॉज ऑफ द वेव लेंथ। क्लियर हो रहा है ना? बार बार सेम चीज ना रिपीट करूं तो ये डेफिनेशन तुम्हें आनी चाहिए। क्लियर हुआ? अच्छा, ब्लू को क्यों नहीं यूज कर रहा मैं? कोई बता सकता है क्यों नहीं यूज कर रहा? क्यों? क्योंकि वेवलेंथ उसकी कम होती है। यानी कि अगर मैं यहां लगा दूंगा तो क्या पता 10 मीटर के बाद ही दिखनी बंद हो जाए, क्योंकि रेडिएशन तो छोड़ेगी वो, लेकिन रास्ते में उसकी क्या हो जाएगी? वेवलेंथ छोटी छोटी है। नहीं समझे? मेरे ख्याल से तुम्हें सब आ गया है। नेक्स्ट फैक्टर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर, जिसको यूज किया जाता है हर प्रकार की वेव। वैसे मैं तुम्हें सिंपल बता दूं तो किसी भी वेव को बांटना हो तो ये सारे फैक्टर होते हैं,
चाहे वो EM वेव हो, चाहे वो कोई और वेव हो। मेरे ख्याल से आ रहा है। सो सेकंड वन फैक्टर इज फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द नेक्स्ट फैक्टर? फ्रीक्वेंसी। So second one factor we are discussing about the frequency. So another factor is your frequency. Frequency. So frequency होता क्या है? जो वेव किसी एक पॉइंट से पास होती है, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट, वो उसकी फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये कोई पॉइंट है जिसको मैं ए नाम दे देता हूं, ठीक है? क्या नाम दे दिया मैंने? ए का। या यहां पर कोई खंबा खड़ा है, ये लो, इस खंबे को मैंने पॉइंट नाम दे रखा है। समझ में आ गया ना? ये पेड़ सा बना दिया, खंबा है लेकिन ये, ठीक है ना, ये खंबा है। इस खंबे के ऊपर ये पॉइंट मैंने मान लिया, ठीक है ना? बिल्कुल। इस पॉइंट से मान लो ए टाइप की कोई वेव आई है, ए टाइप की कोई वेव आई है जो इस पे से पास हुई, तो नंबर ऑफ वेव्स इसकी कितनी आई? नंबर ऑफ वेव्स इसकी आई मान लो 10। कितनी आई? 10। सेम एज इट इज बी टाइप की कोई वेव इस सेम पॉइंट से पास हुई और इसके अंदर नंबर ऑफ वेव्स कितनी आई? मान लो आई इसकी सिर्फ 8। तो अब तुम बताओ सिंपल, ज्यादा वेव किसकी पास हुई है? ए वाले की, तो इसकी फ्रीक्वेंसी है ज्यादा। क्या है? फ्रीक्वेंसी ए की क्या हो गई? हाई। एंड फ्रीक्वेंसी बी की क्या हो गई भैया? लो। मेरे ख्याल से घुस गई ना दिमाग में बात? क्या है? आ गया? डन है? तो सिंपल से शब्द में खत्म करता हूं। फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। किसी की ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। जिसकी ज्यादा होंगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, जिसकी कम वेव्स पास होंगी एक पर्टिकुलर पॉइंट से उसकी कम। टाइम दोनों का सेम होना चाहिए, ये भी दिमाग में याद रखना। 1 सेकंड के अंदर, कितने सेकंड के अंदर है? इन 1 सेकंड। क्लियर हुआ? तो डेफिनेशन में यही लिख देता हूं, यहां पे लिख रहे डेफिनेशन को। फ्रीक्वेंसी इट इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? 1 सेकेंड के अंदर कितनी वेव पास हुई है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। क्लियर होगी ना? नहीं आई बात समझ में? इसको डिनोट किया जाएगा, इट इज डिनोटेड बाय न्यू। किससे डिनोट किया जाता है? न्यू। अब ये न्यू क्या होता है? देखो अभी नाम नहीं लिख रहे, वी बनाओ, थोड़ी पूंछ खींच दो। क्लियर हुआ? इसको बोलते हैं न्यू। क्या बोलेंगे? न्यू। याद रखना इस चीज को, ये वी नहीं है, इसको न्यू बोलेंगे क्योंकि ऐसा बना करके थोड़ी पूंछ खींची है बस मैंने। आ गया समझ में या नहीं आया? एक और चीज, इट इज मेजर्ड। जैसे कि उसको किस में मापा था हमने? किस में मापा था? एंगस्ट्रॉम में, लेंथ को, वेवलेंथ को। इट इज मेजर्ड इन सीपीएस। व्हाट इज द सीपीएस? साइकिल पर सेकेंड। साइकिल पर सेकेंड। आया या नहीं आया? यही डेफिनेशन में भी दिख रहा होगा तुम्हें, पढ़ के देखो। एंड या फिर इसको जैसे, और इसको किस में मेजर किया जाता है? एच जेड में। एच जेड का मतलब तो तुम्हें पता ही होगा, हर्ट्ज। क्या बोलते हैं? हर्ट्ज। मेरे ख्याल से तुम्हें समझ आ गया, ठीक है? एक मैथमेटिकली फॉर्मूला भी हम वेव के लिए यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी के लिए। मैथमेटिकली वेव को कैसे लिखा जाएगा? फ्रीक्वेंसी को लैम्बडा न्यू, लैम्बडा एंड न्यू प्रोडक्ट में होते हैं। अच्छा, थोड़ा साफ लिख देते हैं। उल्टा वाई एंड न्यू इज इक्वल टू द सी। ऐसे ही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में इंक्लूड हो जाती है। दिस इज द वेवलेंथ, दिस इज द फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अ वेव। लाइट इज ऑल्सो अ वेव। समझ में आ गया? लाइट भी एक वेव ही है। तो तुम्हें सिर्फ पढ़ाया गया, रटाया गया कि c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, लेकिन तुम क्या बोल सकते हो? c इज द वेलोसिटी ऑफ वेव। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आ गया समझ में?
नेक्स्ट हमारा यही फैक्टर है वेलोसिटी, समझ में आया। और अब पहले हमने पढ़ा लैम्बडा, दिस इज द वेवलेंथ, न्यू पढ़ा हमने, फिर इन दोनों के रिलेशन प्रोडक्ट से क्या बनी, वेलोसिटी ऑफ वेव या वेलोसिटी ऑफ अ लाइट। फिर से रिपीट करता हूं, फ्रीक्वेंसी के बारे में नंबर ऑफ साइकिल या फिर नंबर ऑफ वेव्स कितनी पास होती है एक पर्टिकुलर पॉइंट से, वो उस वेव की फ्रीक्वेंसी वाला गुण होता है। समझ में आ गई बात, क्लियर है ना सबको। तो यहां पर यही लिखा हुआ है, इट इज द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 1 सेकेंड के अंदर। इट इज डिनोटेड बाय वी की पूंछ खींच के, समझ में आया, न्यू, एंड इट इज मेजर्ड इन सीपीएस, सीपीएस मीन साइकिल्स पर सेकेंड, एंड नंबर 2 हर्ट्ज। अच्छा, अब मैं जो बोल रहा हूं ना मैं, अब तुमने डिफरेंस देखा होगा, ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इन्हें तो कोई भी मीडियम नहीं चाहिए चलने के लिए, लेकिन मेरी आवाज को तुम्हारे कानों तक पहुंचने के लिए मीडियम की जरूरत है। सो क्लियर कट हो रहा है दिमाग में कि मेरी जो आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंच रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है, समझ रहे हो ना। लेकिन वेव तो है, ये भी साउंड वेव है, ये भी, इसको भी डिफाइन करने के लिए फ्रीक्वेंसी का यूज किया जा सकता है। समझ में आया नहीं आया, क्योंकि मैंने कहा कॉमन फैक्टर है जो किसी भी वेव को डिफाइन करते हैं, समझ रहे हो ना। तो इसको भी डिफाइन करने के लिए यूज किया जा सकता है। वही बात है सारी की सारी, कि फ्रीक्वेंसी किस लिए यूज होती है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड में, एक सेकंड में जो पास होती है एक पॉइंट से। समझ में आ गया। किसी की आवाज तुम्हें बहुत लाउड लगती है, खतरनाक वाली, कानों को चुभने लग जाती है, और किसी की नहीं लगती। मेरी नहीं लग रही, जैसे सुबह क्या कहते हैं उसे, भारी है तुम्हें, है ना, अच्छी लग रही है, मेलेडियस, तुम सुन रहे हो, सुन पा रहे हो, लेकिन यहीं पर आकर के चमगादड़ 5-5 ची 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 करने लग जाए, भा जाएगी, नहीं बाती। क्यों नहीं बाती, जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंसी, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी। अब अगर यहां मैं भी ऐसे ही बोलने लग जाऊं जैसे चमगादड़ चिल्ला रहा है, वैसे मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं उतनी फ्रीक्वेंसी के साथ बोल सकूं, क्योंकि उनको अलग ही यंत्र दिया भगवान ने। लेकिन फ्रीक्वेंसी तो है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी किसी की आवाज तुम्हें अच्छी लगती है, किसी की आवाज तुम्हें गंदी लगती है, और वो तुम्हारी एक्स भी हो सकती है जिसकी आवाज तुम्हें सबसे ज्यादा गंदी लगती है। हटा दे इसे, क्लियर हो गया, आया समझ में। तो दो फैक्टर कौन कौन से पढ़ाए हैं, बोलना जरा, वेवलेंथ एंड, तो दो के झंडे तुमने उड़ा दिए, क्लियर हो गया। जैसे मैं इसको कंपेयर भी करके दिखाता हूं, देखो मान लो एक पर्टिकुलर पॉइंट हम डिसाइड कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, चलो यहां तक गई है 1 सेकंड के अंदर, और ये चली गई है 1 सेकंड के अंदर, कितनी साइकिल आ गई इसके अंदर बताना 1 सेकंड में। एक पूरी चलती है जिसमें एक क्रस्ट और एक ट्रफ आ गई, ठीक है, फिर से एक क्रस्ट और एक ट्रफ आ गई, इसमें तो आ गई नंबर ऑफ साइकिल 2, कितनी आ गई 1 सेकंड के अंदर, और इसमें आई नंबर ऑफ साइकिल कितनी 1 सेकंड के अंदर। समझ रहे हो ना, नहीं समझ रहे, अरे बोलो। ये मैंने कोई ए वेव चलवाई, ये मैंने कोई बी वेव चलवाई, ठीक है, इसकी साइकिल बनी 1 सेकंड के अंदर 1, इसकी साइकिल बनी 1 सेकंड के अंदर 2, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, नीचे वाले की एज कंपेयर टू दिस। एक चीज और जो रिलेशन मैंने बताया उसका थोड़ा सा और मतलब निकालते हैं, लैम्बडा इनटू न्यू इज इक्वल टू द सी, सही है। लैम्बडा बता ही दिया था वेवलेंथ, ये क्या था फ्रीक्वेंसी, एंड दिस इज द वेलोसिटी। अब एक चीज याद रखो, यहां से इस मैं इसको नीचे ले जा रहा हूं, तो लैम्बडा इक्वल टू व्हाट, सी बाय फ्रीक्वेंसी। जो वेलोसिटी ऑफ लाइट आप पढ़ते आए हो वो तो कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है ना, सुना ही होगा तुमने, नहीं सुना तो मैं सुना रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ लाइट फिक्स होती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू आपने पढ़ी है उसी से ये चलती है, चाहे कुछ भी पढ़ी हो, वैसे तो मैं बताने वाला हूं, बाकी हमारा कंसेप्ट जो वहां पे आता हूं। ये तो कांस्टेंट हो गई, फिक्स हो गई, ये तो भाई ये तो फिक्स रहेगी। वैल्यू भी बता देता हूं, 3.8 क्रॉस 10⁸ मीटर पर ऐसे चलती है ये तो फिक्स है, डन डनाडन। अच्छा, अब तुम यहां से देखो इस चीज को, ये कांस्टेंट है, इसको चेंज कर रहा हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। समझ में आया नहीं आया, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट हटाया, इक्वल टू भी हट गया, तो चेंज किस में हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। लैम्बडा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी के, नहीं समझ रहे भाई। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम। समझ में आ गई बात,
वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम। इसमें कितनी साइकिल आई थी, एक। इसमें कितनी साइकिल आई थी, दो। वेवलेंथ देखना किसकी ज्यादा है, वेवलेंथ ए वाले की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, बी वाले की वेवलेंथ क्या है, कम, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दिस इज द रूल। आया समझ में? रूल वूल कुछ नहीं है, वैसे भी कंसेप्ट है सारा, दिख नहीं रहा, पूरा कंसेप्ट है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आया? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, वेवलेंथ अपने आप अल्टरनेटिवली कम हो जाएगी। तो सेकंड, नेक्स्ट वन फैक्टर, इसको उतार लो फिर आगे करा दो। नेक्स्ट वन फैक्टर इज योर वेलोसिटी। हटा दो इसे। सो नेक्स्ट वन फैक्टर इज योर वेलोसिटी। सो वेलोसिटी को हम पढ़ने वाले हैं हम। सो वेलोसिटी, अच्छा थोड़ा सा देखो, फिजिक्स तो अपन को आती नहीं है इतनी, लेकिन थोड़ी बहुत तो आती है। तुम्हें तो ज्यादा आती है, मेरे सामने बैठे हैं मेरी लाइव क्लास में मेरे सारे स्टूडेंट प्यारे प्यारे। तो एक चीज तुमने पढ़ी होगी वेलोसिटी, है ना, और एक पढ़ा होगा स्पीड के बारे में। वेलोसिटी और स्पीड के बारे में पढ़ा होगा ना। इसको डिफरेंस करके दिखाओ मेरे को, क्या होता है डिफरेंस इनमें। कैन यू डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी एंड स्पीड? चलो तुम बता देना क्या होता है वैसे, और जो वीडियो देख रहे हो कमेंट सेक्शन में बताना कि वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं अपनी चीजों को जो आगे हमारे हैं, ठीक है। सो वेलोसिटी क्या थी हमारी वेव के लिए? वेलोसिटी क्या है? डिस्टेंस, ये हो यार अच्छे से डिफाइन करते हैं ना। इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव in 1 second, in 1 second, 1 सेकंड के अंदर वेव के द्वारा किया गया कवर डिस्टेंस क्या कहलाएगा? उसकी वेलोसिटी को डिफाइन करता है। ऑल EM waves travel, all EM waves travels with the same velocity as the velocity of light, that is कितनी होती है? 3.8 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर कितना होता है? शाबाश, अभी तो बताया था तुम्हें, इतनी जल्दी भूल गए। समझ में आ गया? सारी इससे ट्रेवल करती हैं। डन डन डन, क्लियर हो गया? ये हमारा था नेक्स्ट फैक्टर। इसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर आता है आपका एम्पलीट्यूड। क्या आता है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम हाइट ऑफ क्रस्ट, या फिर इसको बोल लो डेप्थ ऑफ ट्रफ। डेप्थ ऑफ ट्रफ यानी कि कोई वेव कितनी ऊंचाई तक जा सकते हैं। दिस हाइट इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। क्या बोलेंगे इसकी हाइट को? एम्पलीट्यूड बोलेंगे। और इसी की डेप्थ को हम क्या बोलते हैं? या तो तुम इसको ये बोल लो इतने वाले हिस्से को एम्पलीट्यूड, या इसकी डेप्थ को एम्पलीट्यूड बोल लो, ठीक है। मैक्सिमम हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अच्छा, इसके बाद मैं कह सकता हूं इट डिफाइन, ये लिख सकते हो, इट टेल्स अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ वेव। किसी भी वेव की इंटेंसिटी को ये डिफाइन करती है। डिनोट किससे किया जाता है? ई से, सॉरी ए से। किससे डिनोट किया जाएगा? इट इज डिनोटेड बाय ए, इट इज डिनोटेड बाय ए। आ गया समझ में? नंबर अनदर थिंग इज योर व्हाट। अच्छा ये उतार लिया ऊपर वाला, तो वेलोसिटी तो आ गया होगा तुम्हें समझ में? नहीं आया? तेज बोला, अगर यहाँ कुछ नहीं है दिक्कत। नेक्स्ट आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के बारे में सुना होगा। टाइम पीरियड क्या कह सकते हो? साइकिल कवर्ड इन 1 सेकेंड। समझ में आया नहीं आया? जो वेव साइकिल कवर करती है वो आती है। तो ये आप इसको अपने आप नोट कर लेना।
मेरे ख्याल से तुम्हें आ गए सारे 5 फैक्टर। पांचों फैक्टर क्लियर कर देता हूं। वेवलेंथ इज योर नंबर 1 एंड सेकंड वन इज योर फ्रीक्वेंसी एंड थर्ड वन इज योर वेलोसिटी एंड फोर्थ वन इज योर एम्पलीट्यूड एंड द अनदर वन इज योर टाइम पीरियड। या फिर आप टाइम पीरियड को ऐसे भी बोल सकते हो, जो टाइम लिया जाता है किसी भी वेव के द्वारा एक साइकिल को पूरा करने के लिए। आ गया समझ में? देखिए आगे देता हूं, तो जो टाइम लिया जाता है किसी भी वेव के द्वारा, या लिख दो द टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट वन साइकिल। आ गया समझ में? टू कंप्लीट वन साइकिल, एक साइकिल को पूरा करने के लिए जो टाइम लिया जाता है उसको आप क्या बोलोगे? वेव लेंथ। आ गया समझ में? T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द V, ये भी याद रखोगे आप, ठीक है ना? अच्छा, अनदर फैक्टर इज रह गया, वेव नंबर भी रह गया। शाबाश, चलो हटाओ इसे, इतना आ गया समझ में? मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इज द वेव नंबर, वो तो रह गया। कितने किए हमने? वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड एंड नंबर 5 6, सॉरी वेव नंबर। हटा रहा हूं इसे यहां से। अच्छा मैंने 5 लिखे थे क्या वहां स्टार्टिंग में? कोई नहीं, मिस प्रिंट हो गया वो बस। ठीक है, सो अनदर वन इज योर वेव नंबर। क्या होता है वेव नंबर? वेव नंबर आप सिंपली कह सकते हो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। दैट इज, ये रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ के। आप लिख सकते हो ऐसे, चलो अभी लिखेंगे, एंड इट इज डिनोटेड बाय, ये जो न्यू लिखा था इसके ऊपर ये एक डंडा खींच दो, टोपी सी खींच दो इसके ऊपर, न्यू बार। इट इज डिनोटेड बाय न्यू बार। आ गया समझ में? इट इज डिनोटेड बाय न्यू बार एंड न्यू बार इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा। दिस इज द वेव नंबर। या फिर नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर इज कॉल्ड इट्स वेव नंबर। आ गया? इतना समझ में आया? नहीं आया? क्लियर है? तो इसके बारे में कल और पढ़ेंगे। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव्स, जो कि 5 फैक्टर्स पे, 6 फैक्टर्स पे, जितने मैंने कराए सब पे डिपेंड करती है। एक बार सभी का समअप कर लेते हैं। सो व्हाट इज द वेवलेंथ? डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रस्ट या टू ट्रफ। इसके बाद हमने पढ़ा फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल या साइकिल पर सेकंड, या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी साइकिल पास होती हैं वेव की, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। किसमें मापते हैं? हर्ट्ज में मापते हैं। एंड सेकंड वन इज योर साइकिल पर सेकंड। नंबर 3 इज द वेलोसिटी, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव इन 1 सेकंड, वो आ गया था वेलोसिटी। इसके बाद हमने पढ़ा वेव नंबर। वेव नंबर क्या कह सकते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ एंड द नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन अ गिवन एरिया और अ गिवन डिस्टेंस, ठीक है, ये भी कह सकते हो। नंबर थिंग इज द वेलोसिटी। वेलोसिटी हो गया अपना, वेव नंबर हो गया। एम्पलीट्यूड क्या बताया था? मैक्सिमम हाइट या मैक्सिमम डेप्थ तक कोई वेव जाती है वो उसकी एम्पलीट्यूड हो जाती है। टाइम पीरियड, किसी भी वेव के द्वारा टाइम जो लिया जाता है, ठीक है, एक साइकिल को पूरा करने के लिए, वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। ये वो फैक्टर हैं जो चाहे कोई भी वेव आप उठा लो, हर वेव को डिफाइन इन्हीं फैक्टर के बेस पर किया जाता है। अब मेरे पास ये 5 तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है। मान लो ये ए बी सी डी ई पांचों है ना, मुझे ए और बी के बीच में डिफरेंस करना है, तो मैं कैसे करूंगा? इन 5 फैक्टर को पकड़ लूंगा, वेवलेंथ को, फ्रीक्वेंसी को चेक करूंगा इसकी, सेम एज इट इज वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी इसकी, दोनों की अलग अलग होंगी, बोल दूंगा इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, ये अलग अलग है। समझ में आ गया? अब रिमोट से निकलने वाली रेडिएशन और मेरी इस टी शर्ट से, जो भी मैंने पहना हुआ है, इससे निकलने वाली कलर की रेडिएशन, दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अंतर कैसे बताऊंगा? इससे निकलने वाली रेडिएशन की वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी चेक करूंगा, सेम एज इट इज रिमोट से निकलने वाली रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों को चेक करूंगा एंड डिफर कर दूंगा उन्हें। समझ में आ गया? नेक्स्ट लेक्चर इससे अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो अच्छे से इन लेक्चर को